बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशीर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिशन। आज हम देखेंगे फिशन क्या है और इसके बाद हम पढ़ेंगे फिशन चेन रिएक्शन। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको न्यूक्लियर रिएक्शन की बेसिक चीज़ें पढ़ाई और फिर हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को भी पढ़ा था। तो बहरहाल आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिशन। बच्चे, फिशन का मतलब है टूटना, यानी कि ब्रेक डाउन होना, किसी भी चीज़ का टूटना। अब इधर न्यूक्लियर से मुराद है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का टूटना। अब कौन सा न्यूक्लियस टूटेगा? जो हैवी होगा। हैवी ही क्यों? क्योंकि हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। तो जो करेंगे, हैवी न्यूक्लियस टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा। उसकी वजह, क्योंकि हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल है। अब आप पूछेंगे सर अनस्टेबल कौन से होते हैं? जिसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से ज़्यादा हो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड सच न्यूक्लियस इज कॉल्ड एन अनस्टेबल विच इज कॉल्ड अ हैवी न्यूक्लियस। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिशन की डेफिनेशन से। तो जी बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? सच अ रिएक्शन, such a reaction in which a heavy nucleus, ये जरा आप अंडरलाइन कर लेंगे। हम न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे, एक हैवी न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। मैं आगे लिख देता हूं, लाइक यूरेनियम। यूरेनियम इज अ हैवी न्यूक्लियस। हैवी न्यूक्लियस बच्चे वो होता है जो अनस्टेबल हो। एक होते हैं स्टेबल, एक है अनस्टेबल। अनस्टेबल वो होते हैं जिनका प्रोटॉन नंबर 82 से ज़्यादा है, ठीक है, और जिनका प्रोटॉन नंबर 82 से कम है वो स्टेबल है। अब चूंकि यूरेनियम का प्रोटॉन नंबर 92 है तो फिर ये अनस्टेबल की कैटेगरी में आएगा और इसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से ज़्यादा है। बात समझ आ रही है? अब हैवी न्यूक्लियस का आपको पता चल गया। सच अ रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन इन विच, जिसके अंदर एक हैवी न्यूक्लियस लाइक यूरेनियम इज ब्रेक इनटू, वो ब्रेक हो जाता है इनटू टू न्यूक्लियाई ऑफ नियरली इक्वल साइजेस। तो जब एक हैवी न्यूक्लियस टूटेगा तो वो दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूक्लियस की जमा न्यूक्लियाई है, इसका मतलब कुछ दो चीजें हैं ना, दो न्यूक्लियस बनेंगे तो उसको हम न्यूक्लियाई कह रहे हैं। टू न्यूक्लियाई, और उन दोनों न्यूक्लियाई का साइज तकरीबन सेम होगा। नियरली इक्वल साइजेस, मैं साइज की बात कर रहा हूं। और जब वो एक हैवी न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में, एक हैवी न्यूक्लियस टूट के दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगा ना, साथ में एक और काम भी होगा, विद द इमिशन ऑफ एनर्जी, विद द इमिशन ऑफ, और साथ में एनर्जी भी खारिज होगी। और बच्चे आपको पता है जिस चीज़ में एनर्जी खारिज होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बताया भी था। अब इसमें एनर्जी रिलीज होगी, एमिट होगी, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो याद रखिएगा आप, न्यूक्लियर रिएक्शन, फिशन रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और मैं इधर लिख भी देता हूं, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक है क्योंकि इसमें एनर्जी एमिट होती है, रिलीज होती है। सबसे पहले ना 1934 के अंदर, 1934 के अंदर फर्मी और उसके साथ वाले साथियों ने ना, को वर्कर थे उसके, उन्होंने कोशिश की थी फिशन रिएक्शन की, लेकिन फिर वो कामयाब तो नहीं हो पाए। लेकिन उसके बाद ना 1939 के अंदर टू साइंटिस्ट, जर्मन के रहने वाले थे, ओटो हान एंड फ्रिट्ज स्ट्रासमैन, फिर उन्होंने एक रिएक्शन किया। तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। 1934 में, 1934 फर्मी, साइंटिस्ट एंड कोवर्कर और उसके साथ वाले साथियों ने कोशिश की थी यूरेनियम का फिशन करवाने की। लेकिन उसके बाद जब इनकी डिटेल फिर हम पढ़ते हैं ना, उसके बाद आपकी बुक वाला लिखता है जी 1939 में, 1939
जर्मनी के दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओटो हान एंड और दूसरे का नाम था फ्रिट्ज स्ट्रासमैन या स्ट्रैसमैन। तो ये आप थोड़ी सी एमसीक्यूज़ के लिहाज से हिस्ट्री याद कर लेंगे। अब उन्होंने किया क्या, ओटो हान एंड फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने किया क्या, उन्होंने एक हैवी न्यूक्लियस लिया लाइक अ यूरेनियम और उसके ऊपर ना एक स्लो न्यूट्रॉन को बम्बारमेंट की है। ये एक यूरेनियम है बच्चे 235 जिनका प्रोटॉन एटॉमिक मास नंबर है और प्रोटॉन नंबर कितना होता है 92। तो ये हैवी है ना, अनस्टेबल है। तो जब एक स्लो न्यूट्रॉन किसी हैवी न्यूक्लियस के साथ जाके स्ट्राइक करेगा तो ये कुछ टूटने की कंडीशन में भी आया है, पहुंचा है। यानी कि ये वाली जो कंडीशन है ना, ये यूरेनियम प्लस न्यूट्रॉन की है। इसके बाद जब वो टूटेगा तो कुछ एक तो बनेगा बेरियम और दूसरा बनेगा क्रिप्टॉन। मैं भी इक्वेशन भी आपको लिख देता हूँ। और साथ में 3 न्यूट्रॉन भी खारिज होंगे, 3 न्यूट्रॉन प्लस Q और कुछ एनर्जी भी खारिज होगी। तो जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन किसी यूरेनियम के साथ जाके स्ट्राइक करेगा तो यूरेनियम उस स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के टकराने की वजह से ये अभी टूटने की हालत में ही है और वो टूट जाता है, बेरियम और क्रिप्टॉन। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि बेरियम और क्रिप्टॉन ही बनेंगे, और भी एलिमेंट बन सकते हैं। मैं इसकी इक्वेशन आपको बताता भी हूँ। ज़रा हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। ये Q है ना, दिस Q इज कॉल्ड एन एनर्जी, ठीक है। और ये कितनी है अभी हम कैलकुलेट भी करते हैं। बच्चे ज़रा नोट करेंगे, जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन प्लस यूरेनियम के साथ जाके स्ट्राइक करेगा, यूरेनियम का एटॉमिक मास नंबर 235 है, प्रोटॉन नंबर 92 है, तो क्या बनेगा जी, बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस Q एनर्जी भी खारिज होगी। बेरियम का प्रोटॉन नंबर होता है 56, क्रिप्टॉन का होता है 36, ठीक है। और बेरियम का एटॉमिक मास नंबर है बच्चे 141 और क्रिप्टॉन का एटॉमिक मास नंबर है 56, ठीक हो गया। अच्छा, याद रखेंगे ये एक रिएक्शन तो हुआ है। जब भी कोई न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है ना, तो बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या मैं ये कह लूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद भी सेम रहती है और एटॉमिक मास नंबर भी सेम रहता है। यानी कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी अप्लाई होता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी अप्लाई होता है। आप ज़रा इस चीज़ को नोट कीजिएगा। ये बेटा आपने करेक्शन कर लेनी है कि क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक मास नंबर है ना वो 92 है, ठीक है। ये बहरहाल याद करने पड़ते हैं, आपको पता है थोड़ा सा बच्चे भी मिस्टेक कर जाते हैं, तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब इसमें मैंने कौन कौन से लॉज बताए हैं। चार्ज नंबर इज आल्सो कंजर्व्ड, चार्ज नंबर इज आल्सो कंजर्व्ड। अब चार्ज नंबर कौन सा होता है, ये जो नीचे लिखा हुआ ना ये चार्ज नंबर है। अब बिफोर द रिएक्शन देखें क्या है, 0 + 92 इज इक्वल टू, अब इधर आफ्टर द रिएक्शन देखें 56 + 36, ठीक हो गया। ये तो 0 है ना नीचे, तो ये देखें 56 और 36 92 है। तो आपने देखा कि बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन चार्ज नंबर तो सेम है, तो फिर हम कह सकते हैं कि फिशन रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी अप्लाई होता है। और दूसरा, बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन मास नंबर भी कंजर्व्ड होता है, मास नंबर इज आल्सो कंजर्व्ड। अब मास नंबर कैसे जरा देख लें। न्यूट्रॉन का मास नंबर कितना है 1, यूरेनियम का 235, तो ये बिफोर द रिएक्शन हो जाएगा 235 और 1 236, और बेरियम का कितना है 141 प्लस क्रिप्टॉन का कितना है 92 प्लस, अब न्यूट्रॉन का कितना मास नंबर है 1। अब आप कहेंगे सर ये बैलेंस तो नहीं होगा, 235 और 1 236, 141 92 + 1 करेंगे 236 तो नहीं आता। बच्चे आप गलती कर रहे हैं, इधर एक न्यूट्रॉन नहीं है, इधर 3 है, तो इधर आप 1 + 1 + 1 3 मरतबा लिखेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन एक नहीं है 3 न्यूट्रॉन है। तो ये देखा आपने। अब आप सबको ऐड करेंगे ना 141 92 1 + 1 + 1, तो ये 236 ही बनेगा। तो बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी अप्लाई हो रहा है। अब हम इसकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, हीट को, Q को। तो बच्चे इसके Q को कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। आपकी बुक में ना ग्राफ बना हुआ है,
वो ग्राफ कौन सा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का। मैं ग्राफ को, उस ग्राफ में से ही वैल्यूज लेके आपको थ्योरी अगली पढ़ाऊंगा। मैं उस ग्राफ को बना क्यों नहीं रहा, क्योंकि ग्राफ को मैंने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। लेक्चर नंबर 3 के अंदर आप जाके देखें प्ले लिस्ट में, न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आपको याद होगा हमने पढ़ा था मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। ये बच्चे जो ग्राफ बना हुआ है ना आपकी बुक में बाइंडिंग एनर्जी का, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ये ग्राफ हमने बड़ी डिटेल में, अगर आप इस ग्राफ के मुतालिक समझना चाहते हैं तो आप बाइंडिंग एनर्जी वाला लेक्चर ज़रूर सुने, ठीक है। अब मैं दोबारा नहीं उस पर टाइम ज़ाया करूँगा क्योंकि मैं इसको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ ग्राफ को, ठीक हो गया। बहरहाल अब जो बाकी थ्योरी है उसको समझते हैं। बच्चे ज़रा तवज्जो करेंगे, जिस तरह मैं लिखूंगा ना आपने उस तरह नोट कर लेना है। मैं इस रिएक्शन को दोबारा लिखता हूँ, न्यूट्रॉन प्लस यूरेनियम क्या बनेगा जी, बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। बेरियम 141 56, क्रिप्टॉन 92 36। अगर आप ग्राफ को गौर से देखें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यूरेनियम की कितनी है बच्चे, यूरेनियम की है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम कैलकुलेटर भी ले लेते हैं, हम कैलकुलेट भी करेंगे, ठीक है। 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी नहीं कहना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहना है। तो आप ग्राफ से देख के है ये 7.6 यूरेनियम की, और बेरियम और क्रिप्टॉन की अगर आप देखेंगे तो ये आएगी बच्चे 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं आपको बता रहा हूँ इसके दो तरीके हैं। ये फेडरल की बुक अगर आप देखेंगे तो उसमें उसने दूसरे तरीके से मैस, पहले उसने मैस निकाला है, फिर उसने बाद में एनर्जी निकाली हुई है, तो वो भी तरीका ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा आसान है। ये हमारी पंजाब की बुक में ये डिस्कस किया हुआ, तो ये वाला मेथड ज़्यादा इजी है। बहरहाल आंसर दोनों में सेम ही आएगा, परेशान नहीं होना। तो ये अगर आप ग्राफ देखें ना बेरियम का और क्रिप्टॉन का, तो बेरियम और क्रिप्टॉन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 है। सो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो Q इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस, ये थ्योरी में लिखवा रहा हूँ आपको, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है 8.5 माइनस रिएक्टेंट की कितनी है 7.6। तो 8.5 माइनस 7.6 करेंगे बेटा तो ये आपके पास आ जाएगी 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, तो इसलिए आंसर भी हमारा मेगा में आएगा। लेकिन ये तो है ए के लिए। यूरेनियम के अंदर टोटल एटॉमिक मास नंबर कितना है 235, तो इसको 235 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर यूरेनियम 235 92, सो 235 मल्टीप्लाई बाय 0.9, तो ये बच्चे आएगा 235 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 0.9 से, तो ये 211.5 आता है, 211 अप्रोक्सीमेटली 211 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो परेशान नहीं होना, आपकी बुक में लिखा होगा 200, तो एग्जैक्ट तो 211 है। तो ये Q पॉजिटिव है, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था अगर आपने सुना है, अगर Q की वैल्यू, अगर ये Q की वैल्यू पॉजिटिव है, ये यूरेनियम के लिए ना, ये टोटल एनर्जी है, ठीक है। अगर Q पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ये कौन सा रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब है इतनी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, बात समझ रहे हैं। तो ये तो है एक रिएक्शन, इसके अलावा भी रिएक्शन पॉसिबल है। अगर आप इनको पॉज करके ना अपनी बुक पे नोट कर लें, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जब यूरेनियम टूटेगा तो लाजमी नहीं है कि बेरियम और क्रिप्टॉन ही बनेगा, आल्सो और भी एलिमेंट बन सकते हैं, ठीक है। आपकी बुक में 2 रिएक्शन और भी दिए गए हैं, ये एमसीक्यूज की गरज से आप इसको लाजमी याद कर लीजिएगा। जब कुछ स्लो न्यूट्रॉन यूरेनियम के साथ जाके स्ट्राइक करेगा तो साथ में आपके पास टिन बनेगा और मोलिब्डेनम बनेगा। ये मैंने इनकी इंफॉर्मेशन साथ में लिख दी है। SN का मतलब होता है टिन, और MO मोलिब्डेनम का फार्मूला है। बच्चे टिन और मोलिब्डेनम दोनों का ताल्लुक 5th पीरियड से है, पीरियड से। पीरियोडिक टेबल में आपको पता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड कहते हैं और वर्टिकल लाइन को ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो
टिन और मोलिब्डेनम दोनों 5वें पीरियड से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अगर हम टिन की बात करें तो ये 4A ग्रुप के अंदर है और मोलिब्डेनम की बात करें तो ये 6B ग्रुप के अंदर है। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल से इंफॉर्मेशन ली गई है, बहरहाल आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और अगर न्यूट्रॉन यूरेनियम के साथ जाके स्ट्राइक करेगा तो बेरियम भी बन सकता है, बेरियम क्रिप्टॉन भी बन सकते हैं, टिन और मोलिब्डेनम भी बन सकते हैं, साथ में 3 न्यूट्रॉन हैं। ये MCQs आ सकता है कि अगर टिन और मोलिब्डेनम बनेंगे तो कितने न्यूट्रॉन होंगे? 3। अच्छा, साथ में एक और रिएक्शन भी है XE, ये बच्चे इसको कहते हैं ज़ीनॉन, और SR इसको हम कहते हैं स्ट्रोंशियम। लेकिन अब इसमें MCQs क्या है, जब ज़ीनॉन और स्ट्रोंशियम बनेंगे ना तो 2 न्यूट्रॉन बनेंगे। लाजमी नहीं है कि हर मरतबा 3 ही बने, ऑन द एवरेज 2-2.5 न्यूट्रॉन तो लाजमी निकलते हैं ना, कभी 2 कभी 3 कभी 2 कभी 3। ठीक है, तो ज़ीनॉन और स्ट्रोंशियम ये भी दोनों 5th पीरियड से हैं। ये जो चारों एलिमेंट है ना, टिन, मोलिब्डेनम, ज़ीनॉन, स्ट्रोंशियम, ये 5वें पीरियड के अंदर हैं चारों। ठीक है, और ज़ीनॉन 8A ग्रुप के अंदर है और स्ट्रोंशियम 2nd ग्रुप के अंदर है। याद रखेंगे हमने फिशन के लिए कौन सा एलिमेंट लिया है? यूरेनियम। आपकी बुक वाला MCQs लिखता है, कहता है भाई साहब तवज्जो करें, प्लूटोनियम 239 इज आल्सो यूज्ड। लाजमी नहीं है कि फिशन सिर्फ यूरेनियम से होगी, प्लूटोनियम को भी फिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप लोग ज़रा इसको नोट करें, फिर हम फिशन चेन रिएक्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फिशन चेन रिएक्शन। अब फिशन रिएक्शन के बाद आ जाता है फिशन चेन। अब लफ्ज़ से ही आपको सुन के अंदाज़ा तो हो गया होगा, अभी इसमें चेन बनेगी। ठीक है, तो फिशन चेन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी बच्चे? सच अ रिएक्शन विच मेंटेन इटसेल्फ, मेंटेन मतलब बरकरार रखना, इटसेल्फ अपने आप को, ऐसा रिएक्शन जो अपने आप को मेंटेन रखे और आगे की आगे चलता ही जाए। देर आर 2 टाइप्स ऑफ फिशन चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन और कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन। बच्चे जो अनकंट्रोल होता है ना वो एटॉमिक बॉम्ब में यूज़ होता है, और जो कंट्रोल फिशन चेन रिएक्शन है ना वो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है। अब आप पूछ रहे होंगे सर न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? ये इससे अगला लेक्चर होगा जो कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी है। न्यूक्लियर रिएक्टर जिसको एटॉमिक रिएक्टर भी कहते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, तो ये इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियर रिएक्टर को डिस्कस करेंगे। बहरहाल इसकी डेफिनेशन और इसकी 2 टाइप्स। जो अनकंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन है ना बच्चे, वो कुछ इस तरह से प्रोसीड करता है। अगर एक न्यूट्रॉन किसी यूरेनियम के साथ जाके स्ट्राइक करेगा तो कितने न्यूट्रॉन बनेंगे? आपको पता है बेरियम क्रिप्टॉन के साथ क्या बनते हैं? 3 न्यूट्रॉन। अब वो 1 न्यूट्रॉन ने कितने पैदा कर दिए? 3। अब वो 3 फिर आगे फिशन प्रोड्यूस करेंगे, ये न्यूट्रॉन फिर किसी यूरेनियम के साथ जाके स्ट्राइक करेगा, 3 न्यूट्रॉन और बनेंगे। बात समझ रहे हैं? ये वाला फिर किसी न्यूट्रॉन किसी यूरेनियम के साथ जाके स्ट्राइक करेगा, 3 न्यूट्रॉन और बनेंगे। ये वाला फिर किसी यूरेनियम के साथ जाके स्ट्राइक करेगा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह की चेन बनती जाएगी। 1 ने 3 बनाए, 3 ने फिर 3, 6 और 9, फिर 9 आगे 27, और ये इतना प्रोसेस आगे चलता जाएगा कि आपकी चेन बनती जाएगी। और अगर ये कंट्रोल में नहीं रहेगा तो ये धमाका हो जाएगा। एटॉमिक बॉम्ब में यही प्रोसीजर इस्तेमाल करता है, अनकंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। कंट्रोल कैसे करते हैं? अनकंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड है। आपकी बुक की साइड में ना 3 डायग्राम्स बनी हुई हैं। पहली डायग्राम के साथ आप क्या हेडिंग लगाएंगे? सब क्रिटिकल, फिर हम पढ़ेंगे क्रिटिकल, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सुपर क्रिटिकल। बच्चे ज़रा डेफिनेशन देखें। सब क्रिटिकल किसे कहते हैं? नो न्यूट्रॉन टेक्स पार्ट इन फर्दर फिशन। ये देखेंगे ना आप अपनी बुक में, तो ये एक थिन शीट ऑफ यूरेनियम है। अच्छा, ये तीनों डेफिनेशन किसके अंडर आएंगी? कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन में। दिस इज अ थिन शीट ऑफ यूरेनियम। ये एक पतली सी शीट है यूरेनियम की। होगा क्या, जब 1 न्यूट्रॉन आके स्ट्राइक करेगा तो जो 3 न्यूट्रॉन बनेंगे ना, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो तीनों न्यूट्रॉन हवा के अंदर बाहर बिखर जाएंगे। आप देख रहे हैं, 1 न्यूट्रॉन आया, थिन शीट ऑफ यूरेनियम के साथ आके स्ट्राइक किया, 3 न्यूट्रॉन बने, लेकिन उन तीनों में से किसी ने भी फर्दर फिशन पैदा ही नहीं की।
नो न्यूट्रॉन टेक्स पार्ट इन फर्दर फिशन, तो मजीद फिशन में कोई भी न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो दिस इज कॉल्ड अ सब क्रिटिकल। ठीक है, और अगर तीनों में से कोई एक न्यूट्रॉन फर्दर फिशन करे उसको हम कहते हैं क्रिटिकल। आप गौर करेंगे तो आपकी बुक में एक यू शेप्ड यूरेनियम भी आपको नजर आ रहा है, ये यू शेप्ड है। ये तीनों कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन है। न्यूट्रॉन आया, 3 न्यूट्रॉन बने, एक 2 हवा के अंदर चले गए, एक न्यूट्रॉन ने फर्दर फिशन क्रिएट की, फिर तीनों हवा के अंदर चले गए। तो ये वाला तो फौरन ही कंट्रोल हो गया, ये एक प्रोसेस के बाद कंट्रोल हुआ है। आप देख रहे हैं कि तीनों में से एक न्यूट्रॉन फर्दर फिशन क्रिएट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल। अगर तीनों ही नहीं कर रहे तो सब क्रिटिकल, अगर तीनों में से एक कर रहा है तो क्रिटिकल, और अगर सारे ही न्यूट्रॉन फर्दर फिशन क्रिएट कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड अ सुपर क्रिटिकल, जो कि एटॉमिक बॉम्ब में यूज होता है। ये आपकी बुक में आपको एक सफियर नजर आ रहा है बच्चे, ये सर्कल नहीं है, दिस इज अ सफियर जो कि 3D में होता है। एक न्यूट्रॉन आया, 3 न्यूट्रॉन बने, तीनों ने फिर फर्दर फिशन की, फिर 3 आगे बने, इसने फिर इस तरह एक चेन चलता जाएगा और एटॉमिक बॉम्ब में यूज होगा ये प्रोसेस। तो अगर एक न्यूट्रॉन के आने से 3 बने और तीनों ने फर्दर फिशन की तो दिस इज कॉल्ड अ सुपर क्रिटिकल। ऑल न्यूट्रॉन टेक्स पार्ट इन फर्दर फिशन, सारे ही न्यूट्रॉन हिस्सा ले रहे हैं। अगर तीनों में से एक ले रहे हैं तो क्रिटिकल, तीनों ही नहीं ले रहे तो सब क्रिटिकल। बात समझ आ रही? अगर तीनों ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो सब क्रिटिकल, तीनों कर रहे हैं तो सुपर क्रिटिकल, तीनों में से एक कर रहा है तो वो क्रिटिकल है। अब ये क्रिटिकल मैस है क्या, इसकी डेफिनेशन और मजीद 3 MCQs हम पढ़ते हैं, आप जरा इसको नोट कर लें। तो क्रिटिकल मैस की डेफिनेशन आपकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में भी है और पेपर में भी आती है। यूरेनियम का वो कम से कम मैस जो चेन रिएक्शन के लिए यूज़ करते हैं, उस यूरेनियम के कम से कम मैस को क्रिटिकल मैस कहते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन बनेगी, द मिनिमम मैस ऑफ यूरेनियम विच कैन सस्टेन का मतलब है बरकरार, यूरेनियम का वो कम से कम मैस विच कैन सस्टेन अ फिशन चेन रिएक्शन। तो यूरेनियम का वो कम से कम मैस जो फिशन चेन रिएक्शन को बरकरार रखता है, उस कम से कम मैस को क्रिटिकल मैस कहते हैं। और बच्चे वो कम से कम मैस जितनी जगह घेरता है, दिस इज कॉल्ड अ क्रिटिकल वॉल्यूम। वॉल्यूम कहते हैं ना हुजम को, जो जगह घेरे। ठीक है, तो क्रिटिकल मैस ऑक्यूपाई द स्पेस इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। और क्रिटिकल मैस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री ऑफ फ्यूल एंड स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। नोट करेंगे, क्रिटिकल मैस इट डिपेंड्स अपॉन, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है क्रिटिकल मैस, ज्योमेट्री ऑफ फ्यूल, फ्यूल की ज्योमेट्री के ऊपर, शेप के ऊपर, एंड और दूसरा किसके ऊपर? स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर और न्यूट्रॉन की स्पीड के ऊपर। और आखिर में बड़े ही इंपॉर्टेंट 3 MCQs आपकी बुक में लिखे हुए हैं, मैं बड़े आसान तरीके से आपको पढ़ाता हूँ। अगर यूरेनियम का मैस, बच्चे ज़रा तवज्जो करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। अगर इफ़ मैस ऑफ यूरेनियम, अब ये थ्योरी की शक्ल में लिखा हुआ है, मैं आपको सादा लफ्ज़ों में पढ़ा रहा हूँ। U का मतलब यूरेनियम, M का मतलब मैस। इफ़ मैस ऑफ यूरेनियम इज ग्रेटर देन क्रिटिकल मैस, अगर यूरेनियम का मैस क्रिटिकल मैस से ज़्यादा है, मतलब कम से कम वो मैस, कम से कम मैस, मिसाल के तौर पर हमें 2 किलो यूरेनियम चाहिए मिसाल के तौर पर, और हमारे पास है 3 किलो, यानी कि जितना हमें चाहिए ना उससे ज़्यादा है। अगर यूरेनियम का मैस क्रिटिकल मैस से ज़्यादा है तो सर क्या होगा? फिशन चेन रिएक्शन बहुत तेज़ी से वर्क करेगा और एक ह्यूज एक्सप्लोजन, धमाका हो जाएगा। और यही तो
यही प्रोसीजर तो एटॉमिक बॉम्ब में यूज होता है, एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है, एक जोरदार धमाका होगा। दूसरा एमसीक्यूज, अगर यूरेनियम का मैस क्रिटिकल मैस से कम है, यानी कि मुझे मैस चाहिए 2 किलो लेकिन मेरे पास है, अगर यूरेनियम का मैस है 1 किलो, तो सर फिशन चेन रिएक्शन होगा ही नहीं, नो फिशन चेन रिएक्शन, नो फिशन चेन रिएक्शन पॉसिबल। FCR का मतलब है फिशन चेन रिएक्शन। और अगर यूरेनियम का मैस क्रिटिकल मैस के इक्वल है, यानी कि 2 किलो चाहिए और 2 किलो ही है, तो इट मेंटेन इट्स स्पीड, तो वो अपनी स्पीड को, इट मेंटेन इट्स इनिशियल स्पीड, तो जिस स्पीड से आपका रिएक्शन चल रहा था उसी से चलता रहेगा। समझ आइए। अब 3 MCQs हैं। अगर यूरेनियम का मैस क्रिटिकल मैस से ज़्यादा है तो बहुत तेज़ी से फिशन चेन रिएक्शन होगा और धमाका हो जाएगा। अगर यूरेनियम का मैस क्रिटिकल मैस से कम है तो फिशन चेन रिएक्शन होगा ही नहीं। अगर यूरेनियम का मैस क्रिटिकल मैस के इक्वल है तो जिस स्पीड से रिएक्शन चल रहा था उसी से चलता रहेगा, अपनी इनिशियल स्पीड से ये कैरी करेगा अपने आप को। बात समझ रहे हैं? तो ये 3 MCQs आप इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आखिरी में 2-3 लाइनें ना बचे, उसका ताल्लुक अगले लॉन्ग क्वेश्चन के साथ है। तो इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट जब हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, न्यूक्लियर रिएक्टर जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, फिर उसकी 2 टाइप्स भी हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर की, फास्ट रिएक्टर और थर्मल रिएक्टर। तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर फ्यूजन रिएक्शन है। तो 4-5 लेक्चर रह गए इस चैप्टर के, बस आप तरतीब के साथ लेक्चरों को सुनते जाएं। प्ले लिस्ट में आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।